अच्छा, हमने यहाँ तक ये मिससेलिनियस सेक्शन सी है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन कंपाइलोबैक्टर फीटस तक। अच्छा, 36 क्वेश्चन देखिएगा। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, कोई डिजीज पूछते हैं कि ये टिक से, फ्लाई से, लाउ से, किससे होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जहन में बिठाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल वेक्टर फॉर लाइम डिजीज। या इसको बोरिलियोसिस भी कहा जाता है, विच कैन काज सेवियर ह्यूमन इलनेस। सही हो। तो लाइम डिजीज का जब भी पूछा जाए, ये होती है बोरिला बरगडोफेरी। ठीक है, बोरिला बरगडोफेरी से ये होती है। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। बाकी जो इसका वेक्टर है वो होता है, आपने याद रखना है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फ्ली दिया हुआ है, माइट दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टेक्स से ये फैलती है। सही है, टेक्स आपने याद रखना है। टेक्स से ये डिजीज जो है ना फैलती है, ट्रांसमिट होती है। ये सिंपली आपने ये वाला ही क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि द आइडियल टेम्परेचर ऑफ केमिकल फॉर मैन्युअल रेडियोग्राफ प्रोसेसिंग। तो सिंपली यहाँ पे ये एक्सरे का जो फिल्म डेवलपमेंट होती है उसका टेम्परेचर ही पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर रखा जाता है। वो ना ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, आइडियल टेम्परेचर आपने याद रखना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब भी एक्सरे वगैरह की रेडियोग्राफ की बात की जाए तो टेम्परेचर पूछा जाए तो 68 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में ये होगा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने याद रखना है, ये आइडियल टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग रेडियोग्राफी, ताकि फिल्म कंट्रास्ट वगैरह अच्छी तरीके से हो पाए। बाकी 75, 39, 25 ये ऑप्शन नहीं होते। तो 68 फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल टेम्परेचर होता है रेडियोग्राफिंग के लिए। उसके बाद जो है ना 43 भी देख लें, द इमेजिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स विद इन अ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर वर्ड अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है। ये जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो एक प्रोब जो है ना यूज की जाती है, जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। तो बस यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये वो कौन सी इमेजिंग टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड, टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिसोनेंस साइंटिग्राफ। ठीक है, तो वो कौन सी होती है जिसमें पाइजो इलेक्ट्रिक जो है ना क्रिस्टल्स एज अ ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसमें आपने याद रखना है, इमेजिंग जो बनती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज किए जाते हैं। ये प्रोब होती है जो यूज की जाती है, जिस जगह का अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, ये इफेक्ट होता है कि जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इको वगैरह प्रोड्यूस होता है, आप देख रहे होंगे आवाज वगैरह आती है। टोमोग्राफी ये एक्सरेज में यूज होता है। मैग्नेटिक रिसोनेंस ये एमआरआई वगैरह, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये वो होता है। तो ये पाइजो इलेक्ट्रिक यहाँ ट्रांसड्यूसर का वर्ड आ गया, तो अल्ट्रासाउंड हम करेंगे और कोई चीज नहीं। उसके बाद क्या चीज आपने याद रखनी है, डिटोमाइडीन इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन, ये एक ड्रग है, एनाल्जेसिक ड्रग है। डिटोमाइडीन ये पूछ रहा है किस में अप्रूव्ड है यूज करने के लिए, डॉग्स में, कैट्स में, हॉर्सेस में, कैटल में। तो डिटोमाइडीन आपने याद रखना है, एक सेडेटिव है। तो ये सेडेटिव जो है या एनाल्जेसिक भी एज अ काम करता है। ये ओनली यूज किया जाता है हॉर्सेस में। ठीक है, ये अप्रूव्ड हॉर्सेस के लिए डिटोमाइडिन। तो ये एमसीक्यूज पूछ सकता है वैसे कि डिटोमाइडिन किस में यूज किया जाता है, डॉग, केट, तो आपने याद रखना है हॉर्सेस में यूज किया जाता है ये। सही हो गया। सेडेटिव होता है ये जो है ना यहाँ स्टैंडिंग सर्जरी वगैरह करने टाइम यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि एंटागोनिस्ट ऑफ जाइलाजीन कौन सा होता है, ये तो हमने बताया हुआ है, यूहेम्बाइन। सही। उसके बाद ये वाला एमसीक्यूज भी देख लें इस बुकलेट के हवाले से, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो सकता है तो फिर आपको मसला कर सकता है। डाइजीपाम इज यूज टू प्रोड्यूस एनल्जेसिया, हाइप्नोसिस, मसल्स रिलैक्सेशन, वोमेंटिंग। डाइजीपाम का इफेक्ट पूछ रहा है क्या होता है, आपने याद रखना है मसल रिलैक्सेशन होता है। डाइजीपाम किस ग्रुप से बिलोंग करती है, मैंने पढ़ाई हुई है, बेंजोडाइजीपाइन। ठीक है, बेंजोडाइजिपाइन जिसका मेन फंक्शन क्या है, मसल रिलैक्सेशन, सिडेटिव्स, एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी देती है। ठीक है,
तो ये कौन से रिसेप्टर को बिला करती है, ये मैंने बताए हुए हैं, फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको बिला कर, तो एज अ मसल रिलैक्सेशन के तौर पे भी यूज की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। 50 क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक? केटामीन आपके जहन में आएगा, और केटामीन ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। 53 क्वेश्चन क्या है, ये भी देख लें। विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में बी कैरेक्टराइज्ड बाय वोकलाइजेशन, स्ट्रगलिंग एंड ब्रीथ होल्डिंग? तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो ये आपने याद रखना है वो स्टेज, ये कौन सी होती है, ये होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में आपको बताया था एक्साइटमेंट बिगिन होती है, शुरू होती है। सेकंड स्टेज में डिलेरियम स्टेज होती है या एक्साइटमेंट की स्टेज होती है। सही होगा। तीसरी में सर्जिकल होती है, फोर्थ में ओवरडोज हो गया तो शॉक में जा सकता है एनिमल। तो जो सेकंड स्टेज होती है ना, जिसको डिलेरियम कहा जाता है, उसमें वोकलाइजेशन भी होती है, स्ट्रगल भी करता है एनिमल, ब्रीथिंग होल्ड भी होती है, ये सारी साइंस उसमें देखी जाती है। मतलब कॉन्शियसनेस एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया के बीच वाले ये स्टेजेस है, जिसको कहा जाता है सेकंड स्टेज। सही है, तो ये आपने याद रखना है। ये अगर आ जाए, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 69 क्वेश्चन क्या है, द कॉमन ड्रग यूज्ड फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, जो सेंसेशन वगैरह को जो है ना ब्लॉक करते हैं? तो ऑप्शन क्या है, थायोपेंटल है, केटामीन, प्रोफोफोल, लिडोकिन? तो आपने याद रखना है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज की जाती है लिडोकिन। ठीक है। कौन सी यूज की जाती है, लिडोकिन, इसका क्योंकि जल्दी इफेक्ट होता है, और जो है ना सेफ होती है ये ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लोकल एनेस्थीसिया है, बट इसको एज एपिड्यूरल भी यूज किया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 पे, द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एजेंट दैट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? ठीक है, अभी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स तो आपको पता होंगे, मैंने बताए भी थे। तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका एक्शन होता है? लिडोकिन का, मुपीवाकीन का, ट्रेट्राकीन का, बुपीवाकीन का। ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है बुपीवाकीन, जो है ना, इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये लोकल एनेस्थेटा है, कौन से आयन चैनल्स को बिला करेगी, सोडियम को, Na+, सोडियम को बिला करेंगी। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग एजेंट होता है, मतलब ये वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग सेंसर रिएक्शंस होते हैं इसके। बाकी लिडोकिन हो गया या दूसरी ड्रग्स हो गई, वो उनके कम होते हैं इससे बराबर। तो इन सब से जो है ना लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में ये बुपीवा क्वीन होती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है। सही। 73 भी देख लें, द अल्फा टू एगोनिस्ट दैट प्रोवाइड सेडेशन, मसल रिलैक्सेशन एंड एनाल्जेसिया? तो वो कौन सी होती है, वो होती है, आपने सिंपल याद रखना है, जाइलाजीन। जाइलाजीन जो होती है, ये अल्फा टू एंड्रिनजेनिक रिसेप्टर्स या एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ये वेटनरी में सेडेटिव्स कॉमन होता है। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन भी देती है, सेडेशंस भी देती है, पेन से भी रिलीफ देती है। तो ये कैटल और स्मॉल एनिमल सब में यूज की जाती है जैलाजीन। सही हो गया। तो ये अल्फा टू एगोनिस्ट इसको कहा जाता है, ये जब भी आ जाए तो ये जैलाजीन की बात हो रही है। केटामीन तो डिसोसिएटिव एनालिसिस है। ठीक है। डायजिपाम अल्फा टू को ब्लॉक नहीं करती है। एसिप्रोमाइजिन सेडेटिव्स के तौर पे दी जाती है ना, जैसे वगैरह काम नहीं होता उससे। तो ये सारे सेडेशन, मसल्स रिलैक्सेशन एंड एनाल्जेसिया, ये तीनों फंक्शन जैलाजीन के ही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये भी देख लें, which of the following drugs is useful in the treatment of prolonged anesthetic recoveries? एनेस्थेटिक रिकवरी से जो है ना बचने के लिए, या एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया है उससे रिकवरी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं।
डायजीपाम, डेक्सोप्राम, डोपामाइन, डीजो डाइगोक्सिन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये डेक्सोप्राम जो होती है इसको यूज किया जाता है। ये क्या होता है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट होता है। सीएनएस से स्टिमुलेट करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को, ताकि प्रोलॉन्ग अगर एनेस्थीसिया लग चुकी है तो उसको रिकवर कर सके, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को जो है ना रिलीज करवाता है, मतलब एनेस्थीसिया से अवेकनिंग करवाता है एनिमल को। ठीक है, ताकि उसकी ब्रीथिंग भी हो सके, रिकवरी भी जल्दी हो सके, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं उनकी रिकवरी से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो डेक्सोप्राम होता है। ठीक है, ये सिंपली आपने याद रखना है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये तो बता दिया था, बर्ड अट्रैक्टेड टू ब्राइट कलर्ड फीड, ये कल हमने किया था। ये भी हमने कल किया था। अच्छा, 101 टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इन केटिल। केटिल में ओव्यूलेशन का टाइम क्या है? ऑप्शन 10 से 15 घंटे आफ्टर एंड ऑफ ईस्ट्रस, 12 से 24 बिफोर, बिफोर तो नहीं होता भाई। सी ऑप्शन में भी बिफोर कट कर दो, 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ ट्रू ईस्ट्रस। आफ्टर ऑनसेट का मतलब है शुरू हो गई उसके भी बाद में। तो जब ईस्ट्रस खत्म होती है उसके बाद केटल में ओव्यूलेशन होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10 to 15 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ ईस्ट्रस। ठीक है, ये टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है केटल में, नॉट बिफोर, आफ्टर एंड ऑफ ईस्ट्रस। ठीक है, 12 से जो है ना 24 घंटे, ये तो यहाँ पे आपने देखा बिफोर लिखा हुआ है, दूसरे में भी बिफोर लिखा हुआ है। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो आपने याद रखना है। सिंपल ही याद रखना है, आफ्टर ईस्ट्रस होता है। 105, a mating system designed to create a pure breed population by mating successive generation of non-pure females to pure breed sires। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, अभी ये किसकी डेफिनेशन है? टॉप क्रॉसिंग आपने याद रखना है, जिसमें हम प्योर ब्रीड का, जब भी इसकी डेफिनेशन में प्योर ब्रीड का वर्ड यूज किया जाए, आपने याद रखना है ये टॉप क्रॉसिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पूरी अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने यहाँ पे वर्ड देखा होगा, यहाँ पे भी इसने प्योर ब्रीड का वर्ड यूज किया है, उसके बाद नीचे भी इसने प्योर ब्रीड का वर्ड यूज किया है। तो प्योर ब्रीड का मतलब होता है वो जेनेटिक क्वालिटी जो हर्ड की होती है उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। टॉप क्रॉसिंग में वैसे ये होता है, जो नॉन प्योर ब्रीड्स होती हैं पॉपुलेशन में, उसको हाई ग्रेड या प्योर ब्रीड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि प्योर ब्रीड ब्रीड के जो मेल्स हैं वो मेंटेन रहें। तो टॉप क्रॉस में आपने याद रखना है, फीमेल होगी कोई नॉन प्योर ब्रीड, मेल होगा प्योर ब्रेड सायर होगा। तो रिपीटेड उसको बार बार मेटिंग करवाई जाएगी ताकि जनरेशन रिपीट होती रहे। तो इसको टॉप क्रॉसिंग वैसे कहा जाता है। सही है। इनक्रीज बी में दो ऑप्शन दिया, इनक्रीज तो कोई जेनेटिक से रिलेटेड है ही नहीं, इनक्रॉस ब्रीडिंग ये भी है ही नहीं। ठीक है, बाकी तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बस ये आपने ये याद रखना है, टॉप क्रॉसिंग। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? Spastic and flaccid paralysis of worms are caused by following drugs respectively। मतलब क्या है कि ये कौन सी कुछ ड्रग्स हैं जो वर्म्स की मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देती हैं और उनको जो है ना रिलैक्स करके फ्लैसिड पैरालिसिस हो, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं वो, जो वर्म्स होते हैं रिलैक्स्ड हो जाते हैं। वो कौन सी ड्रग्स होते हैं? फिनोथाइजिन इन एमिट्रास, ऑक्सीक्लोजोनाइड, लेवामिसोल, पेरेंटल, पेपरजाइन, पेपरजाइन एंड पेरेंटल। तो आपने याद रखना है यहाँ पे पेरेंटल एंड पेपरजाइन जो होती हैं, ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं, दोनों एंटी हेलमिंथिक हैं, और ये स्पेस्टिक मतलब वर्म्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, कंट्रक्शन करवाती हैं, और उनमें पैरालिसिस करवाती हैं, और बिल्कुल वो फॉल्स ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्पेस्टिक पैरालिसिस के लिए ये पेरेंटल ड्रग यूज की जाती है। ठीक है, पहला वर्ड जो इसने दिया ना स्पेस्टिक, एक मिनट दिखा देता हूँ। स्पेस्टिक जो होता है, स्पेस्टिक ये भी पैरालिसिस का फॉर्म होता है, इसमें यूज की जाती है ये पेरेंटल ड्रग। ठीक है, और फ्लैसेड पैरालिसिस, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही पूछे ना, इसमें पिपरजाइन यूज की जाती है।
ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, उसकी जो स्पेसिफिक पेरेंटल होती हैं ये उसकी मसल्स की कंट्रक्शन को रोक देती हैं, कंट्रक्शन करवाती हैं वर्म्स की मसल्स में। उसके बाद जो पिपरजाइन होती है ना, वो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर होता है, वो उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और वो वहां से बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक एंड फ्लैसिड पैरालिसिस भी यूज की जाती है। यहाँ पे एक चीज मैंने पहले भी बताई है, डी ऑप्शन में भी सेम बात लिखी हुई है, पेपरजाइन और पेरेंटल, बट इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है। पेरेंटल स्पेसिफिक यूज की जाती है, बट यहाँ पे पेरेंटल इसने बाद में दिया है, इसने पहले हमसे स्पेसिफिक एंड फ्लेसिड पूछा है। ठीक है, डी ऑप्शन में भी सेम है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट गलत है तो डी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आपने ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, उस अरेंजमेंट से जवाब देना है। अच्छा, सेरोटोलाई सेल जो होते हैं, ये क्या सीक्रेट सीक्रेट वाट, स्पर्म सेल, टेस्टोस्टेरोन, सेमिनल फ्लूइड, एस्ट्रोजन। अच्छा, सेरोटोलाई सेल जो होते हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तो कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है भाई। सही है, क्योंकि आपने पढ़ा एक होते हैं लेडिग सेल जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और दूसरे होते हैं सेरोटोलाई सेल जो नोरिश करते हैं या क्या कहते हैं उसका, नर्सिंग का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं और उसको न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे सच कोई ऑप्शन है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमें मजबूरन टेस्टोस्टेरोन को टिक करना होगा, मजबूरन। अगर यहाँ पे इसका फंक्शन दिया हुआ होता तो हम वो करते, क्योंकि सेरोटोलाई सेल जो है ना, ये सीक्रेट कुछ नहीं करते, ये जस्ट उनको सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह देते हैं, या इनको नर्स सेल बताया था ना, नर्स सेल कहा जाता है। बट अभी नहीं है इस बुकलेट के हवाले से बी ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने यही करना है, और कोई नहीं करना। वो 113 क्वेश्चन कौन सा है कि एंटीबायोटिक विच इज नॉट बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी नहीं है। अभी बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी होती हैं, जो ग्रोथ को रोक देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। और बैक्टीरियोसाइडल कौन सी होती हैं, जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो एंटीबायोटिक विच इज नॉट, मतलब सारी यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक है, एक बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन भी भाई बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये भी स्टॉप करती है। क्लोरोमाफेनिकाल, क्लोरोमाफेनिकाल भी क्या होती है, जो है ना बैक्टीरियोस्टेटिक होती है ये। उसके बाद एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जो होती है ये होती है बैक्टीरियोसाइडल, क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, ये किल करती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और डी में ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, सी ऑप्शन एम्पिसिलिन हम करेंगे। एम्पिसिलिन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, बाकी सारी टेट्रा क्लोरोमाफेनिकल ये सब क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। 114 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल जो नहीं है विटामिन वो कौन सा है। ए आपका फैट सोल्यूबल है, ठीक हो गया। डी आपका फैट सोल्यूबल है, ई आपका फैट सोल्यूबल है, और उसके बाद के आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। जो बी और सी विटामिन होते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, बी और सी कौन से, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन में डी में सी दिया हुआ है ना, तो सी करेंगे ना। तो इस आंसर के क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 116, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गोट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा डाइटरी एनर्जी ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब प्रेगनेंसी के आखिरी कौन से मंथ होंगे जहां पे आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, जो है ना किसको, गोड को, जो है ना लास्ट कौन से मंथ में, यहाँ पे मंथ ही पूछ रहा है सिंपली। तो ये आपने याद रखना है, लास्ट 2 मंथ में, लास्ट 6 to 8 वीक्स या 2 मंथ जो होते हैं, इसमें गोट को एक्स्ट्रा फीड या एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, ताकि उसमें न्यू बॉर्न की ग्रोथ अच्छी हो सके, फेटल ग्रोथ अच्छी हो सके, मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो सके। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, कोई इशू नहीं। तो ये मिससेलेनियस सेक्शन सी था। ये यहाँ तक थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके,
बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें, सही है। बाकी कुछ देखते हैं नेक्स्ट क्या सेक्शन आता है हमारे पास, क्योंकि अभी क्लास का टाइम है, देख लेते हैं। प्रोटोजोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आई थिंक 150 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। इनमें जितने हमारे काम के हैं, जब तक हो सके इस क्लास में उनको करते हैं। हेमोग्लोबिन यूरिया इज सीन इन, क्या ऑप्शन है? थैलियोरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, साल्मोनेलोसिस, पास्क्यूरिलोसिस। ठीक है, अभी क्या किया जाए यहाँ पे कि अभी लेप्टोस्पायरोसिस में तो नहीं होती, साल्मोनेलोसिस में भी नहीं होती, पास्क्यूलोसिस में भी नहीं होती, थैलियोरोसिस होगा, क्योंकि थैलियोरोसिस में फिर भी रेड ब्लड सेल वगैरह टूटते हैं। सही है ना, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इससे हेमोग्लोबिन रिलीज होता है, तो थैलियोरोसिस हम करेंगे, क्योंकि ये टिक बोर्न डिजीज है, हार्ट टिक से होती है। ये आपने याद रखना है थैलियोरोसिस, अगर ये आ जाता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ट्राइपनोसोमा ब्रूसी इज ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, ट्राइपनोसोमा ब्रूसी किससे ट्रांसमिट होती है? ग्लोसिना, ट्राइटोमा, प्यूलेक्स, प्रेडिक्यूलेस। ट्राइपनोसोमा आपने देखा हुआ है, आपको मैंने पहले बताया, ये होती है सीसी फ्लाई से। किसे? सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है, और उसको ग्लोसिना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोसिना। अच्छा, तो बता रहा था ट्रैपनोसोमा सीसी फिलाई, तो इसको और क्या कहा जाता है? ग्लोसिना कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ग्लोसिना। अगर सीसी फिलाई आ जाए तब भी ठीक है, अगर ग्लोसिना आ जाए तब भी ठीक है, बात वही होगी। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि चगास डिजीज इन ह्यूमन इज काज्ड बाय। चगास डिजीज का पूछ रहा है कि चगास डिजीज ह्यूमन में ट्रैपनोसोमा ब्रूसी, क्यूपेरिडम, एवनसी क्रूजी। तो आपने याद रखना है ट्रैपनोसोमा क्रूजी से होती है चगास डिजीज। तो ये साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका ज्यादा देखी जाती, हार्ट वगैरह इनलार्ज हो जाती है, इसोफेगस, कोलन रीजन, ये चीजें होती हैं, बट ये आपने याद नहीं रखनी है। तो ये होती है, फिर ये एक बग होता है, उससे होती है ट्राइटोमा, जो ये बी ऑप्शन में था ना, ट्राइटोमा ब्रूसी के, इससे ये इसका वेक्टर है चगास का। सही है। बाकी ट्राइपनोसोमा ब्रूसी से तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक्यूपेरिडम, ये डोरियन डिजीज करवाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है जो नेक्स्ट हमने करना है? कि क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ आर फूड एंड वाटर बोर्न एक्सेप्ट। सारे प्रोटोजोआ कुछ वाटर बोर्न है, कुछ फूड बोर्न है, कौन सा इन दोनों में से नहीं है? तो मतलब वो जो है ना, इन फूड से या वाटर से कंटामिनेशन या ट्रांसमिटेड होते हैं प्रोटोजोआ। कोई एक नहीं होता, लेशमीनिया, जर्डिया, एंटेमोबिया, क्रिप्टोस्पोरिडम। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जो लेशमीनिया है ना, लेशमीनिया जो है ना, सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, ना के फूड से, ना के वाटर से। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना, वैसे लेशमेनिया जो है ना, किससे होता है? सैंड फ्लाई से होता है, फ्लाई से होता है ये, अफ्रीकन। तो जो है ना, ये ना वाटर बोर्न है या ना फूड बोर्न है। ठीक। जार्डिया जो है, ये फिकल ओरल रूट के थ्रू फूड एंड वाटर बोर्न है। उसके बाद एंट एमोबिया, ये भी फूड एंड वाटर बोर्न होता है। क्रिप्टोस्पोरिडम, यह भी जो होता है फूड, मोस्टली वाटर बोर्न, डायरिया वगैरह ये करवाता है। ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है, नगाना डिजीज इन कैटल इज काज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, क्रूजी, एवनसी, एक्यूपेरिडा। यहाँ से सारे काजिटिव एजेंट याद रख लें, ये प्रोटोजोल डिजीज के। नगाना डिजीज ये ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। सही है। ये कैसे होती है? ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी से नगाना डिजीज होती है केटल में। ठीक हो गया। नगाना डिजीज केटल लाइवस्टॉक में अभी ट्राइपेनोसोमा से हो रही है, मतलब सीसी फिलाई से हो रही है, ग्लोसिना से हो रही है। सही है। तो ये कैटल वगैरह में होती है, एनीमिया वीकनेस करवाती है, साइन वगैरह नहीं पूछेगा इसकी, बस ये आपको सिंपली बताओ। ट्राइपनोसोमा क्रूजी से क्या होता है? ऊपर बता दिया, चगास डिजीज। ट्राइपनोसोमा एवनसी से क्या होती है? सरा डिजीज, केमिल में।
ट्राइपनोसोमा एक्यूपेरिडम से क्या होता है, डोरिन डिजीज हॉर्सेस में। ठीक है, तो ये प्रोटोजोल डिजीज से पूछते हैं क्वेश्चन, ये आपने याद रखने। ठीक है, ट्राइपनोसोमा क्रूजी, ये ट्राइटोमा बता दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि लेशमीनिया मल्टीप्लाइज विथ, लेशमीनिया किसके साथ मल्टीप्लाई करता है, आरबीसीज, मैक्रोफेजेस, हेपाटोसाइट्स, स्प्लिनोसाइट्स। तो ये आपने याद रखना है, लेशमीनिया जो इन्फेक्शन होता है इसकी साइड जो होती है, ये एंटर होता है बॉडी में थ्रो सैंड फ्लाई। तो ये इन्फेक्ट करता है अम्यून सेल्स को, मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये लेशमीनिया इन पे जाके इनके इनसाइड रहता है, वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन वगैरह काज करवाता है और मल्टीप्लाई होता है वहां। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन नहीं है, बस बता दिया अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। क्यूटिनियस लेशमिनियोसिस या ओरेंटल सोल इन ह्यूमंस, ये ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पता हो क्यूटिनस लेशमिनियोसिस किससे होती है। ये आपने याद, लेशमिनिया डोनोवेनी, लेशमिनिया चिगासी, इन्फेंटम ट्रोपिका। लेशमिनिया ट्रोपिका को क्यूटिनस लेशमिनियासिस या ओरेंटल सोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्सर वगैरह इसमें होते हैं, ये होती वही सैंड फ्लाई से ही है। लेशमिनिया किससे होती है, सैंड फ्लाई वेक्टर याद रखना। विसरल लेशमिनियासिस ये आपने याद रखना है। विसरल लेशमिनियासिस जो होती है, ये होती है लेशमिनिया डोनोवेनी, जिसको काला अजहर डिजीज भी कहा जाता है, मैंने बताया हुआ है। ए ऑप्शन होगा 18वें क्वेश्चन का। लेशमिनिया डोनोवेनी, काला अजहर डिजीज भी इसको कहा जाता है, या विसरल लेशमिनिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, काला अजहर ये मैंने क्लासेस में भी बता दिया, मोस्ट सेवियर फॉर्म होता है लेशमिनियासिस का। विसरल का मतलब है ये इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इन चीजों। सही होगा। तो क्यूटिनस पूछा जाए, स्किन वगैरह में जब अल्सर बनते हैं वो होती है ट्रोपिका, और जो विसरल होती है वो डोनोवेनी होती है। या काला अजहर का वर्ड आ जाए तब भी बात कोई मसले वाली नहीं है। उसके बाद ये वाला देख ले, 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्ट कोस्ट फीवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट फीवर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो होता है थिलेरिया पारवा, अपने याद रखना है। थिलेरिया एन्युलेटा, थिलेरिया म्यूटेंट, थिलेरिया पारवा, ये तीन स्पीशीज होती हैं थिलेरोसिस की। तो आपने याद रखना है ईस्ट कोस्ट फीवर जो होता है, ये होता है थिलेरिया पारवा से, ये प्रोटोजोल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ईस्ट अफ्रीका में ज्यादा देखा जाता है। सिंपल ही बस आपने ये याद रखना है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्सास कैटल फीवर। टेक्सास का वर्ड आ गया, आपको क्लियर होना चाहिए। टेक्सास फीवर कहा जाता है बेबी सिया को। किसे कहा जाता है, बेबी सिया को कहा जाता है। थिलेरियोसिस वाले तो ऑप्शन कट कर दें। सही, बेबीसिया भी आए, बेजमीनिया, बेबीसिया, और जो है ना बोविस, दो वर्ड्स अभी आपको दिए हुए हैं उसने ऑप्शंस। तो टेक्सास जो केटल का फीवर होता है ये होता है बेबीसिया बेजमीनिया से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बेबीसिया बेजमीनिया। सर आपके माइंड हमको दें, बहुत अच्छी मेमोरी, चलो थैंक यू यार। चलो आज कुछ आपने, हमेशा शफकत साहब आप कुछ मांगते ही हैं। यहाँ तो पीडीएफ मांगते हैं, यहाँ तो कोई स्लाइड मांगते हैं, आज आप कह रहे हैं आप अपना माइंड दे दें। बाकी तो सारी चीजें मैं आपको देता हूँ, अभी माइंड में कैसे दूं। ऐसा नहीं करो यार शफकत साहब, पहले ही बीमार हैं यार हम। बेबिसिया बेजमीनिया जो होता है, दे दें सर। टेक्सास फीवर जो है ना, ये आपने याद रखना है। चलो ये इसको खत्म करते हैं क्लास को, ताकि फिर कल हम करें, ताकि जब ईद से पहले इसको खत्म करना है यार। टेक्सास कैटल फीवर आपने याद रखना है, बेबिसिया बेजमीनिया से होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन यूरिया होगी, ये रेड वाटर यूरिन। बुफाइलस टिक से होता है, हार्ट टिक, ये सब चीजें पता है। ठीक है, बेबिसिया बोवेस जो है ना, इसमें ये बेबिसियोसिस तो काज करवाता है, बट ये टेक्सास फीवर जो इसने स्पेसिफिक करके दिया है वो नहीं होता। तो ये आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, बेबिसिया बेजमीनिया आपने याद रखना है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनराटिक्स इज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ थिलेरिया। थिलेरिया का पूछ रहा है, थिलेरिया में क्या क्या पड़ा, रेफिसेफलस, हाइलोमा, एम्बिलामा, हेमोफाइसिलस। ठीक है, थिलेरिया में क्या होता है, हमने पढ़ा था वहां पे कैप्सूल में, रेफिसेफलस अपेंडिकुलस, ये प्राइमरी वेक्टर होता है टिक का। ठीक है, रेफिसेफलस अपेंडिकुलस, ब्राउन एयर टिक भी इसको कहा जाता है। तो ये प्रोटोजोलॉजी को जरूर, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ देखिएगा, इनसे आते हैं क्वेश्चन।
सिकल कोक्सिडोसिस इन चिकन किससे होता है? मेरिया टेनिला से होता है। बस खत्म करो इसको, ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 32 क्वेश्चन क्या है कि इन चिकन इंटेस्टाइनल कोक्सिडोसिस इज काज्ड बाय एमेरिया नेकाट्रेक्स ब्रूनेटी मैक्सिमा। तो आपने याद रखना है ये सारे जो है ना ये चिकन में इंटेस्टाइनल कोक्सिडोसिस करवाते हैं। बट इनमें मेजर जो है ये नेकाट्रेक्स जो है ये होता है, और ब्रूनेटी। सही है। तो ये सारे एमेरिया की स्पीशीज जो होती हैं कोक्सिडोसिस की, ये सारी इंटेस्टाइनल में इन्फ्लामेशन करवाते हैं। जैसे ये सीकल में मेरा टेनेला एक ही है। तो ये ज्यादातर सीकल का पूछता है पेपर में, क्योंकि इसमें तो ये तीन चार इन्वॉल्व है स्पीशीज, तो इसमें एक ही है मेरा टेनेला। तो ये आपने सीकल वाली याद रखना, बट इंटेस्टाइन वाली भी आपको पता हो। उसके बाद क्या है, सीकल कोक्सिडोसिस में चिकन आपको कंफ्यूज किस डिजीज के साथ कर सकता है? तो आपने याद रखना है जो है ना, इसका आंसर वो है साल्मोनिलोसिस। अगर सीकल कोक्सिडोसिस है मेरा टेनेला है, तो आप साल्मोनिलोसिस में जो है ना क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो सकते, मतलब इनके साइन और ये साल्मोनिलोसिस और इसके मिलते जुलते हैं। सही है। तो सिमिलरिटी बिटवीन द साइंस, तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज साल्मोन, बट ये इतना फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, ये क्वेश्चन 2023 में भी शायद आ चुका है, तो ये तो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, बस ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ड्रग ऑफ चॉइस ईस्ट, अभी देखो वर्ड उसने कैसे चेंज किया, ईस्ट कोस्ट फीवर बात हो रही है वही थिलियोसिस की। किसकी हो रही है? थिलियोसिस की हो रही है। ईस्ट कोस्ट फीवर दिया है फिर भी कोई मतलब नहीं है, बुपारवा कोई नाम पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन बता देता हूँ। हिस्टोमोनास मेलीग्राइडस, मेलीग्राइडस काज अ डिजीज कॉमनली कॉल्ड। हिस्टोमोनास मेलीग्राइडस जो है ये कौन सी डिजीज करवाता है? ब्लैक क्वार्टर नहीं भाई, ब्लैक क्वार्टर में तो हमने कोई ऐसा सच वर्ड नहीं पढ़ा था। क्रैकर कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, एनीमिया में ऐसी चीज है ही नहीं, ब्लैक हेड डिजीज। यह आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपको कोई चीज याद आ रही है मेलीग्राइड वर्ड से? मेलीग्राइडस वर्ड से कोई चीज याद आ रही है आपको? शाबाश, अगर आ रही हो तो मुझे बताएं। ये सिर्फ वर्ड आप जहन में बिठाएं, मेलीग्राइडस। पोल्ट्री, बिल्कुल पोल्ट्री में एक और चीज थी इससे, साइंटिफिक नेम था ये किसी एक का, बर्ड का। टर्की का, वेरी गुड। तो ये टर्की में ज्यादातर टर्कीज में डिजीज होती है स्टोमोनास मेलीग्राइडस। सही हो गया। सही हो गया, जिसको कहा जाता है ब्लैक हेड डिजीज। ये सिंपल ही वही पूछ रहा है, बस इसलिए मैंने बताना था। बस अगर परेशान नहीं होना है, ये नाम याद कर ले, मेलिग्राइडस इसका टर्कीज का साइंटिफिक नेम है। तो टर्कीज में ये मोस्ट सेवियर फॉर्म में होती है, चिकन्स में भी होती है बट कम होती है। स्टोमोनियासिस भी कहा जाता है इसको, ब्लैक हेड डिजीज को। ठीक होता मतलब सीका हो गया, लिवर हो गया, तो वहां पे क्या होते हैं, नेक्रोसिस बन जाते हैं। टर्कीज में मोर्टेलिटी इससे ज्यादा होती है, तो इसको ब्लैक हेड डिजीज कहा जाता है। ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहां तक एंड है। हम प्रोटोजोलॉजी फिर देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम काज मलेरिया इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम कौन सा करवाता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम, रेलेक्टम, मलेरिया, डी ऑप्शन है बुबालिस। ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर बर्ड्स का पूछ रहा है मलेरिया प्लाज्मोडियम, तो वो होगा प्लाज्मोडियम रेलेक्टम। रिलेक्टम जो होता है वो होता है, इसमें एवियन मलेरिया इसको कहा जाता है। वाइल्ड बर्ड्स वगैरह उसमें ज्यादा होती है। ये बस स्पेशी आपने याद रखनी है, रिलेक्टम। ये ज्यादातर इसमें बर्ड्स में वाइडली स्प्रेड होती है। 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशी ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम, फेल्सीफोरम जो होता है ये ह्यूमंस में होता है। सही है। तो प्लाज्मोडियम कैन काज मलेरिया इन अदर एनिमल्स अदर देन बर्ड्स जो होते हैं, उनमें कौन सा टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया करवाता है? ये भी आपने याद रखना है, वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है। जो ए ऑप्शन में प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो अदर एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट बर्ड्स। ठीक है। तो वेटनरी के हवाले से तो ये एज अ क्लासिफाइड आंसर, तो बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 47 ट्राइपेनोसोमा एक्यूपेरिडम ऊपर बता दिया था कि काज डिजीज इन अक्वाइंस नगाना डिजीज, ये डोरिन डिजीज है, इसकी स्पेलिंग इसने गलत लिखी है। डोरिन की स्पेलिंग है DOURIN, डोरिन डिजीज।
इसने गलत लिखी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डोरिन डिजीज होती है ट्रैपनोसोमा एक्यूपेरिडम से। और सरा